किस पार्टी को देश की जनता क्या देगी, ये तो 4 जून 2024 को ही पता चलेगा वास्तविक स्वरूप में। तो लेकिन चुनाव है तो भाई पूर्वानुमान भी है, बड़े बड़े मीडिया हाउस भी बैठे हैं पूर्वानुमान लगाने के लिए, हमारा भी प्रयास रहता है। लेकिन किसी संख्या पे इसे ये मिलेगा, इसे वो मिलेगा, उससे पहले एक चीज और है, इस चुनाव के मुद्दे क्या है। हर चुनाव में मुद्दे, तो मुद्दा विहीन चुनाव नहीं होता। तो इस चुनाव के मुद्दे क्या है, आज बात मुद्दों पे। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल भसड़। जो भारत का चुनावी इतिहास रहा है अब तक, उसमें 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे लेकर के 2024 चुनाव आने जा रहा है। अब तक जो सबसे पसंदीदा मुद्दा रहा है राजनीतिक दलों का भी, देश का भी, वो एक ही रहा है और वो है गरीबी। गरीबी पहला फेवरेट मुद्दा रहा है। और अगर मैं गरीबी के मुद्दे की बात करूं, बड़े नारे दिए गए, गरीबी हटाओ और दरिद्र नारायण जैसे शब्द गढ़े गए, जैसे दरिद्रता एक सर्टिफिकेट है जो बड़ी मेहनत से लोग हासिल करते हों, उस तरह से। लेकिन ये दरिद्रता वाली, गरीबी वाली दुकान पिछले 10 सालों में बड़ी अच्छे से समेटी गई है। ये एक चीज है, दरिद्रता का जो खेल था, गरीबी का जो नारा था, गरीबी का जो मुद्दा था, उस पर 10 साल में अच्छे से काम हुआ है। किस तरह से हुआ है? एक तो जो वर्तमान सरकार ने जो सहायता के मेथड अपनाए लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर हो, गैस सिलेंडर है महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह बहुत सारे गांव-गांव में तैयार हैं जो पशुपालन जैसे जो बेसिक गांव से जुड़े हुए काम है उनमें बड़ी सहायता करते हैं। तो इन सब ने मूलतः जो गरीबी की रेखा वाला एक बनाया हुआ था देश में, जिसके लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठते थे और वो अपनी गणनाओं से, अपनी विद्वता से अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ के आकर के बताते थे कि नहीं भैया, ये जो 15 रुपये रोज खर्च कर सकता है वो गरीब बिल्कुल नहीं है, या 25 खर्च कर सकता है वो गरीब नहीं है। तो एक गरीबी की रेखा बना रखी थी और उस गरीबी की रेखा का इस्तेमाल भूखे पेट आदमी उस पर रस्सी बांध के गले में लगा के झूलने के लिए करता था। वो होती थी गरीबी की रेखा। लेकिन जो आज की स्थिति है उसमें जो निठल्ले से निठल्ला आदमी, इवन दिव्यांग टाइप है, कुछ कर नहीं सकता, उसका परिवार भी खा रहा है, एक छत के नीचे रह रहा है, 2 टाइम भोजन कर रहा है, शरीर पे कपड़े हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं सरकार ने वो तो कम से कम पूरी कर दी। तो विपक्ष चिल्लाएगा गरीबी को लेकर के, लेकिन सच्चाई यही है कि इस चुनाव में गरीबी मुद्दा नहीं है। को जितना इस पर चिल्लाया जाएगा उतना 70 साल के कुकर्म खुलेंगे कि भाई आपने गरीबों के लिए इतना किया 70 साल में, हमने 10 साल में ये किया। और जहां तुलनात्मक बात आएगी यहाँ विपक्ष क्या हाल बिगड़ेगा। दूसरा फेवरेट मुद्दा जो भारत में होता है वो है महंगाई। और ये मुद्दा तब भी रहेगा अगर देश के सारी कीमतें, सारी चीज़ों की कीमतें 1857 वाली कोई सरकार ले आए और आमदनी वर्तमान वाली रखे। तो भी ऐसा कहने वाले लोग होंगे कि नहीं साहब, देश में बड़ी महंगाई है। एक नहीं, पूरा मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तीनों इसमें एक सुर में बोलेंगे नहीं साहब महंगाई बहुत है। अगर आप 10 साल की बात करें तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मूलभूत जरूरतों की, दवाइयाँ हैं, पेट्रोलियम है, इनकी कीमतों को या तो सरकार स्थिर रखने में कामयाब रही है, या कुछ चीज़ें वो भी हैं कि जहाँ कीमतें कमी आई है, दवाइयाँ खास तौर पर,
ओवरऑल अगर महंगाई के मुद्दे पे सरकार को घेरने का प्रयत्न विपक्ष करेगा तो मुझे कम से कम नहीं लगता कि, भले बड़ा पसंदीदा भारतीयों का मुद्दा है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी नहीं। आंकड़े पोल खोल देंगे। तीसरा सबसे पसंदीदा मुद्दा भारतीयों का रहा है साहब रोजगार। और इस देश में आपको तमाम ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 40, 45 से 50 की उम्र के हैं, सर और दाढ़ी पक चुके हैं, जो बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं, बेटे की लाइफ सेटल करने के लिए भी प्रयासरत हैं कि जल्दी बेटा नौकरी से लगे, बहू लाई जाए, देश की जनसंख्या उसके आगे बेटा भी योगदान दे अपना। और ऐसे बेरोजगार भी आपको इस देश में मिल जाए। बाकायदा किसी विश्वविद्यालय को देसी ना करे, कोई विदेशी करे, एक रिसर्च करनी चाहिए कि आखिर ऐसे बेरोजगारों का जीवन चलता कैसे, और इस पर रिसर्च अगर कर लेगी कोई तो वो बड़े काम की होगी और पूरी दुनिया का भला होगा उससे। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि रोजगार मुद्दा ना हो। एक तो यूथ है, युवा हैं जो अपनी शिक्षा पूरी करके तैयार हुए हैं, और क्योंकि अभी तक हमारी शिक्षा का आधार रोजगार परक नहीं, हमारी शिक्षा अभी भी क्लर्क तैयार करने वाली है, तो वो रोजगार तो मांगेंगे। पढ़ लिख के पास आउट होकर बाहर आए बच्चे, और उनके लिए अवसरों की कमी है, एक सच्चाई। और उसमें भी अगर मैं आ जाऊं तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं उनके लिए। गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो कुल एम्प्लॉयमेंट का टोटल जो रोजगार के अवसर हैं उनका बमुश्किल 5%, और इन 5% अवसरों के लिए बड़ी मारामारी है। स्थिति ये है कि अगर आप इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तो आपको जो सफलता के चांस हैं वो 0.0001% के आसपास होंगे, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए मिनिमम 10,000 बच्चे तो अप्लाई करते ही। तो ये बाकी बच्चे जो हैं, रोजगार तो इन्हें भी चाहिए होगा ज़िंदगी में, तो ये एक फील्ड ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद भी नहीं है। तो बेहतर यही है कि पहले शिक्षा को रोजगार परक बनाने का प्रयत्न हो। अगर पकौड़े तलना रोजगार है तो शिक्षा में पकौड़े तलना भी शामिल होना चाहिए, एक मूलभूत ज़रूरत है। बच्चा छुट्टी की एप्लीकेशन, गाय पे निबंध, मित्र को बधाई पत्र लिख के जो पास आउट होके आएगा स्कूल से, वो क्लरिकल जॉब ही चाहेगा, वो पकौड़े तलने को रोजगार नहीं मान पाएगा। इसके अलावा एक नई चीज़ देश में डेवलप हुई है, अब रोजगार की बात आ रही है तो उसे थोड़ा सा कर दूँ, जिस पर अभी तक ना सरकार का ध्यान है और आम लोग भी उस सच्चाई को समझने को तैयार नहीं। एक सेक्टर है जिसमें बड़ी बदतरीन हालत हुई है, खासतौर पर कोविड काल के बाद। नोटबंदी ने भी उसे चोट पहुंचाई, फिर कोविड काल ने और ज़्यादा। वो है छोटे शहरों का रिटेल सेक्टर, दुकानदारी वाला व्यवसाय, और ये सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़रूरतें खत्म हो गई हों, कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हों या लोगों के पास पैसा नहीं हो। दरअसल इसको ऑक्यूपाई किया है एक दूसरी चीज़ ने। देश में छोटे बाजार डेवलप हुए जिन पर अभी तक किसी का, सरकार का भी ध्यान नहीं है और आम आदमी का भी उतना नहीं है। इस पर कोई कह नहीं रहा है, इस पर कोई अभी तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो देश भर में छोटे बाजार डेवलप, ये छोटे बाजार 4 से 5,000 की आबादी पे हैं, गांव खेड़े के चौराहों पे हैं। और ये एक सामान्य चीज़ आपको अब दिखेगी नई, कि जो गांव में पहले ये होता था कि लोग चीज़ों के लिए कुछ खरीदना है तो शहर की तरफ भागते थे, सेवाओं के लिए शहर की तरफ भागते थे। अब गांव के चौराहे पे आपको सारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। एक दुकान मेडिकल स्टोर होगा, एक बड़ी सी परचून वाली जो डेली नीड्स के सामान की दुकान होती है वो होगी, आपका एक कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें रिपेयर करने वाला बैठा होगा, एक नाई होगा, एक कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी होगा। तो एक 4-5 हज़ार लोगों का आबादी है, उसके बीच में 10-12 दुकान का बाजार है, और ये उन 4-5 हज़ार लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर देता है और लगभग छोटे शहरों के मूल्य पर पूरा कर देता है। ये नया बाजार डेवलप हुआ है, और इसने जो छोटे शहरों का बाजार था उसे ध्वस्त कर दिया है बुरी तरह से। छोटे शहर के बाजार पर तमाम बाध्यताएं भी थी, सरकारी नियंत्रण भी हैं, लेकिन इन बाज़ारों पर ना कोई नियंत्रण है,
ना अभी तक सरकारी तंत्र का डंडा यहाँ पहुँचा है। तो ये स्वच्छंद होकर व्यापार कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ये अच्छा है, भविष्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन रोजगार के इस नए पैदा हुए अवसर को भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। उसके बाद हम चौथे फेवरेट पे आते हैं। तो चौथा फेवरेट एक रहा है भ्रष्टाचार। एक सामान्य सा फ्रेज चलता है, ये नेता तो चोर है, या 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। भ्रष्टाचार के मुद्दे की हवा यहाँ निकल जाती है कि आप देश का जो आम आदमी है वो किसी भी कीमत पे ये स्वीकारने को ही तैयार नहीं है कि मोदी भ्रष्ट हो सकता है। जो ठेठ विपक्ष का वोटर है उसमें भी आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं, मोदी की ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकते। सफलता असफलता, काम अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन ईमानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जहाँ जो नेतृत्व है उसकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन हो, वहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बन सकता। यूपीए 2 में ये यकीन मनमोहन सिंह के साथ नहीं था, ये यकीन सोनिया गांधी के साथ नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 से अब तक इस यकीन को कायम रखा है। तो उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार जो था उस पर कठोरता से नियंत्रण लागू हुआ है, और इस नियंत्रण को आम जनमानस भी स्वीकारता है। एक चीज़ ये भी है, तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा बड़ा बना पाना, विपक्ष चिल्लाएगा। पुरानी रीत है कम्युनिस्ट जमाने में, जब कम्युनिस्ट विपक्ष हुआ करता था कि तब टाटा बाटा चोर हुआ करते थे, अंडानी अबानी चोर हैं, अंबानी अडानी चोर हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाली डील्स में भी आप भ्रष्टाचार का गाने गाओगे तो दरअसल देश पढ़ लिख गया है। और सोशल मीडिया आदि जो टीवी है, समाचार चैनल्स हैं, उनके जरिए छोटी सी छोटी चीज़ की बाल की खाल निकलती है और वो आम आदमी तक पहुंचती है। तो आपके झूठ नहीं चल सकते, सच आपके पास कोई है नहीं। इन 4 फेवरेट मुद्दों के अगर आगे की बात करें, तब यहाँ से आता है भैया आपका राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रहित के जो काम हो रहे हैं, विदेशों में जो देश की छवि बन रही है, पाकिस्तान को जो नियंत्रित किया जा रहा है, देश की सेनाओं के लिए जो किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हिंदुत्व भी आता है, उसके बाद आपकी और भी कुछ चीज़ें आती हैं। चलो विकास की भी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि पूरा का पूरा जो अपोजिशन है वो अब तक सॉफ्ट हिंदुइज्म को भी नहीं अपना पाया। जो कट्टरपंथ की तो बात ही मत कीजिए, जो नर्म हिंदुत्व का भाव है, जो इवन सेकुलरिज्म जो कह दिया जाता था उस पर भी खरा नहीं उतरता, वो उसकी जगह प्रो मुस्लिम चेहरा लेके सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज में इस चीज़ को लेकर चिड़ उत्पन्न होती है। जो तुष्टीकरण वाला लहजा आज भी अपनाया हुआ है अपोजिशन ने, वो भाजपा के हिंदुत्व के लिए कामों से ज़्यादा बड़ा साबित होता है भाजपा के पक्ष में लोगों को मोड़ने के लिए। ममता बनर्जी हों या दक्षिण की पार्टियां हों या कांग्रेस हो, सपा हो, ये बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो जाते हैं बरेली और आपका देवबंद में जाके। तो ये चीज़ बहुसंख्य समाज को चढ़ाती है, जैसे देसी भाषा में कहते हैं तेल मालिश, और विपक्ष मुसलमानों की तेल मालिश की स्थिति में रहता है, और आज भी है। ये एक दिक्कत है, तो ये मुद्दा नहीं बन सकता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी विपक्ष ने कभी सरकार के समर्थन में खड़े नहीं हुए। 370 हो या अभी CAA हो, NRC हो, इवन जो पाकिस्तान को लेकर रवैया है, वहाँ भी पाकिस्तान से ज़्यादा बौखलाया हुआ भारत का विपक्ष रहता है। तो कुल मिला के जो मुद्दे आम आदमी को प्रभावित कर सकें, उन्हें मुद्दा बनाने में 10 साल से विपक्ष पूरी तरह से असफल है, या ये कह लें कि उनकी क्षमता ही नहीं। विकास के मुद्दे की बात की जाए, आप मुझे कोई एक ऐसा अवसर नहीं बता सकते हैं जब यहाँ आपके अपने संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा में किसी काम को नहीं होने पे, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है पूरा, या कोई काम सरकार नहीं कर रही है, उसके विरोध में विपक्ष सड़कों पे आया और लोगों को जुटाया हो कि भाई सरकार ये काम करे, यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार क्यों नहीं कर रही। मृत प्राय बैठे हुए हैं इस तरह भी। ज़मीन पे जो कार्यकर्ता का, राजनीतिक कार्यकर्ता का काम होता है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, वहाँ विपक्ष का कार्यकर्ता मृत प्राय है।
वो ऐसा उम्मीद में बैठा हुआ है कि बस एक ना एक दिन तो लोग मोदी से रुष्ट हो जाएंगे, फिर हमें उठा लेंगे, हमें चुन लेंगे। तो ये स्थिति है आपकी मुद्दों की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे हैं, सवाल हैं। तो दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष उठा नहीं पा रहा है। सवाल उठना चाहिए कि देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी होने का दावा कर रहा है, लेकिन भैया प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रही? आखिर कब तक इस मुफ्त की योजनाएं, ये जो बांटने का चलन चला है, सब्सिडी वाली जिंदगी लोगों को दी जा रही है, इससे एक देश, सशक्त देश कब तक बना रहेगा? ऑन पेपर हो सकता है, लेकिन अंत में एक सक्षम और सशक्त देश तभी होगा जब सक्षम और सशक्त देश के नागरिक होंगे, उनके पास अपना कमाया हुआ पैसा होगा। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाई है अब तक मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा। सवाल ये उठना चाहिए कि सट्टे को राष्ट्रीय रोजगार बनाने के पीछे सरकार क्यों है? जुए और गेमिंग के ऐप सैकड़ों हैं, या शायद सैकड़ों से ज़्यादा। एक ट्रेंड बन गया है, क्रिकेट में सट्टा लगाओ, फुटबॉल में लगाओ, लूडो खेल के पैसा कमाओ, ये गेम खेल के पैसा कमाओ। और इसमें जो टीनेजर्स हैं उन्हें जुआरी बनाया जा रहा है, उन्हें सटोरिया बनाया जा रहा है। जो कुटैब कहे जाते थे 10 साल पहले, अब बच्चा बड़े प्यार से बताता है कि मैंने लूडो खेल के इतने पैसे बनाए। तो जो बच्चों को जुआरी बना रही है सरकार, उससे हो सकता है टैक्स अच्छा मिल रहा हो सरकार को, सैकड़ों करोड़ के पार्टियों को चंदे भी मिल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है और बुरी तरह से हो रही है। और कोई राजनीतिक दल इस बात को मुद्दा बनाने को तैयार नहीं है कि आखिर ये ऑनलाइन जुए का चलन देश में क्यों प्रतिबंधित नहीं हो रहा। अगर कोई ताश की गड्डी लेके चौराहे पे 10 रुपये रख के भी जुआ खेल रहा है तो कानूनी अपराध है, लेकिन सैकड़ों करोड़ की जुए की वेबसाइट और ऐप चलाने वाले कानून के अपराधी नहीं। मुद्दा है, सवाल है, लेकिन उठ नहीं रहा। सवाल उठना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जो परंपरागत रोजगार है उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 10 साल में क्या किया? क्योंकि अंत में आपको इतने बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर जुटाने होंगे, जो पहले से अवसर उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। कोई अन्य तरीका नहीं है। सरकार का काम यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब तक बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस पर सवाल उठना चाहिए कि आखिर एक समान शिक्षा देश के प्रत्येक बच्चे को कब तक सरकार उपलब्ध करा पाएगी? कब तक? किसी की जेब में पैसा है तो उसे उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी, किसी की जेब खाली है तो उसे नहीं मिलेगी। माना कि पैसा जिन्होंने कमाया उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन जो शिक्षा पा रहे हैं बच्चे, उन्होंने वो किस घर में पैदा होंगे ये नहीं चुना, और उन्हें समान अवसर मिलने ही चाहिए शिक्षा के। समान अवसर के बाद आगे वो समान बन पाते हैं या नहीं, आगे कौन क्या बनेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। और अभाव है, शिक्षा के नाम पे पूरा माफिया तंत्र है और जिसका अब तक सरकार कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। सवाल उठना चाहिए कि आज भी जो सरकारी तंत्र है वो 1947 से पहले की ब्रिटिश काल की मानसिकता के साथ काम क्यों कर रहा है? वो क्यों अपने आप को आम आदमी का माई बाप समझता है? वो आज भी क्यों आंख दिखाता है उसी आम आदमी को जिसकी मेहनत से दिए टैक्स से वो तनख्वाह पाता है? तो इस तंत्र को की सोच को बदलने का काम मैं आप तो नहीं करेंगे, ये सरकार करेगी, और सरकार इसमें अब तक कम से कम असफल है। सवाल उठना चाहिए कि जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है उसके नियंत्रण पर कितना काम हुआ और कितना प्रभावी हुआ। सच्चाई यही है कि काम भी नहीं हुआ और प्रभावी भी नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष सवाल नहीं उठा पा रहा है। सवाल ये भी उठना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए फुल प्रूफ एग्जामिनेशन की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर पाई आज तक? हर पेपर लीक क्यों होता है? आज भी ये कैसे संभव हो पाता है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले लोगों के व्हाट्सएप पे एग्जामिनेशन पेपर घूमते हैं,
फिर उन्हें सरकार निरस्त करती है, फिर दोबारा करवाती है, दोबारा फिर लीक होते हैं, फिर करवाती है, फिर लिपापोती करके खाना पूर्ति करके वो वैकेंसी फुलफिल कर दी जाती हैं। तो आखिर कब एक निष्पक्ष कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों को या युवाओं को सरकार दे पाएगी? मुद्दा ये होना चाहिए, सवाल ये उठना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये सवाल नहीं उठा पाएगा, उसमें उसे इस चीज़ में शायद अपने लिए अच्छी संभावनाएं नजर नहीं आती, या उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। सवाल ये भी उठना चाहिए कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन का मूल्य एक समान है, तो उसे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक सरकार मुहैया करा पाएगी? आखिर देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, उसके नागरिकों को कम से कम मंडल स्तर पर तो इस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी ही चाहिए। कम से कम जिनका इलाज जिन बीमारियों का हो सकता है उनसे लोग ना मरें। मुश्किल है, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन बड़ी जनसंख्या के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुविधा भी इस देश में बड़ी अनिवार्य है। और अब तक सुधार हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि पर्याप्त हो, और इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए कि आखिर ये सुधार पूर्णता कब प्राप्त करेगा, कब देश के प्रत्येक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार मुहैया करा पाएगी। लोकतंत्र की बदहाली कहिए इसे या बदनसीबी कहिए कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक ही मुद्दा है, वो है मोदी। मोदी ही मुद्दा है, और जो बाकी मुद्दे हैं भी वो मोदी मैजिक के नीचे इस कदर दब गए हैं कि विपक्ष उन्हें बाहर निकाल नहीं पा रहा। राम राम।